मेरा नाम नीतू है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ, जहाँ लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है। शादी को लेकर मेरे मन में बहुत डर रहता था, क्योंकि मैंने ससुराल के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुन रखी थी। ससुराल में सास बहू को जीने नहीं देती, और ननद तो अपनी भाभी को खुश देखी नहीं जाती। ननद अपनी भाभी का जीना हराम कर देती है। कई बार तो मैंने ये भी सुना था कि दहेज के लालच में सास और ननद बहू को उसके मायके वापस भेज देती है। बचपन से लेकर आज तक मैंने यही सुना था कि ससुराल एक खतरनाक जगह होती है, जहाँ फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। लेकिन अपने ससुराल आकर मुझे ये समझ आ गया कि दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते। मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे लोग थे। मेरी सास ने मुझसे कहा था कि शादी के शुरुआती दिनों में मैं अपने पति के साथ अच्छा वक्त गुजारूं। इसके बाद तुम्हें सारी जिंदगी हमारे साथ ही तो रहना है। मेरा पति राहुल एक अच्छा इंसान था, और वो भी मेरा पूरी तरह ख्याल रखता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मैंने कमरे से बाहर निकलना शुरू किया, और बाहर का नजारा बहुत अजीब था, जिसे देखने के बाद मैं हैरान रह गई। भला ये कैसे हो सकता था? घर के सभी लोग अच्छे से अच्छा खाना खाते थे और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते थे, लेकिन घर का बड़ा मुखिया 2 दिन पुराना खाना खाता था। शादी के 1 हफ्ते बाद पहली बार मैं सबके साथ आकर बैठी। सारे घरवाले एक साथ मिलकर खाना खाने लगे। मेरी सास ने पीछे की तरफ पड़े पलंग पर एक प्लेट में खाना दे दिया, और ये देखकर मैं हैरान रह गई। बहुत ज्यादा बासी और सख्त रोटी के साथ 3 से 4 दिन पुराना बचा हुआ खाना उनके सामने रखा गया था। मुझे अपने ससुर का उदास चेहरा देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे ससुराल वाले तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। लेकिन अगले दिन दोपहर के खाने पर मैंने दोबारा इसी तरह ससुर को रात का बचा हुआ खाना खाते देखा, तो मैं हैरान रह गई कि बाकी सब तो ताजा खाना खा रहे थे। फिर सारा बचा हुआ खाना मेरे ससुर को क्यों दिया जाता था? शाम को मेरी 2 ननद और 1 देवर शामिल थे, और मेरी सास भी वहीं पर बैठी थी। लेकिन वो सब बहुत आराम से खाना खा रहे थे, और किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनका बाप बासी खाना खा रहा है। जबकि मैंने अपने घर में यही सीखा था कि माँ अच्छे से अच्छी चीज पहले पापा के लिए रखती थी। जब मेरे पापा खाने के लिए बैठते तो सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते। हम सब भाई बहन सबसे पहले खाना निकालने के लिए पापा के आगे करते, और फिर हम भाई बहन खाना निकालते थे। हमारे घर का एक अलग ही माहौल होता था। ससुराल का माहौल देखकर तो मैं हैरान ही रह गई थी। यहाँ मेरे ससुर की कोई हैसियत ही नहीं थी, और सिर्फ मेरी सास ही नहीं, बल्कि उनके बच्चे भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे। सबके सब अपना खाना आराम से खाते। मेरे ससुर बासी और सख्त रोटी बहुत मुश्किल से चबा चबा कर खाते थे, और खाने से ज्यादा पानी पीते थे। लेकिन घर के किसी भी इंसान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि जब मेरे पति खाने पर मौजूद होते तो वो भी एक नज़र अपने बाप पर डालना गवारा नहीं करते। शुरुआत में तो 10 से 15 दिन मैं खामोशी से यही माहौल देखती रही, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इस बारे में घर में किसी से भी कोई सवाल कर सकूं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जब मैं घर के माहौल में पूरी तरह ढल गई, सब लोगों से मेरी बातचीत अच्छी होने लगी, तो मैंने अपने पति से इस बारे में बात की कि ये कोई तरीका है क्या, आपके पिताजी इतना ज्यादा बासी खाना खाए और आप उनके सामने बैठकर ताजा और गरम गरम खाना खाए। राहुल की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ। उन्होंने कितनी आसानी से मुझे ये कहकर चुप करा दिया था कि ये उनके घर के अंदर का मामला है, यानी इस घर के मसलों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं अब खामोशी से चलते फिरते सिर्फ अपने ससुर की तरफ देखती रहती। मेरा दिल ये देख देखकर अजीब सी उदासी का शिकार होता रहता कि मेरे मासूम ससुर, जो किसी से एक शब्द भी नहीं कहते थे और सारा दिन खामोशी से पलंग पर बैठे रहते थे, उन्हें किसी भी वक्त के खाने में सिर्फ और सिर्फ बासी खाना ही दिया जाता। उनके पास पहनने के लिए 4 जोड़ी कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि मैं जब इस घर में आई थी
मैंने उन्हें 2 जोड़ों में देखा था, जबकि इस घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगी और अपनी नंदों से इस बारे में बात करूंगी। बेटियां तो अपने पिता की लाडली होती है और बेटियों को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने पिता से ही होती है। उनके पिता के साथ उनकी माँ का बर्ताव इस हद तक खराब है। घर का बड़ा होने के बावजूद भी उन्हें खाना भी खाने को नहीं दिया जाता। लेकिन कहीं न कहीं ये बात भी मुझे हैरान करती है कि मेरी सास का बर्ताव तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, जबकि मैं उनकी बहू थी। वो मुझे अच्छे से अच्छा खाना हो या फल, सबसे पहले मुझसे पूछती। तो फिर अपने पति के साथ इस तरह से वो कैसे बर्ताव करती थी? हर बात पर वो मेरे ससुर को डांट देती थी और बहुत बुरा भला भी कहती थी। उनको बासी खाना देती और पहनने के लिए भी ससुर के पास एक ठीक ठाक जोड़ा तक नहीं था। और फिर सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर हुई कि जब मेरी ननद का रिश्ता आया तो मेरी सास ने मेरे ससुर को घर से बाहर भेज दिया। यहाँ तक कि रिश्ते वाले आकर चले गए। मेरी ननद का रिश्ता भी पूरी तरह से पक्का हो गया, लेकिन मेरी सास ने उन लोगों से बिल्कुल भी मेरे ससुर को मिलने नहीं दिया था। मैंने बातों बातों में एक बार अपनी सास से कहा कि रीना के ससुराल वाले अभी तक पिताजी से नहीं मिले हैं। ये सुनकर मेरी सास ने बहुत अजीब नजरों से मुझे देखा और कहने लगी कि रीना का रिश्ता हो गया है और उसकी शादी होने वाली है। शादी वाले दिन तुम्हारे ससुर जी उन लोगों को देख ही लेंगे। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि लड़की का पिता शादी वाले दिन ही अपने होने वाले दामाद को देखेगा। रीना की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन मेरे ससुर के साथ सबका बर्ताव वैसा ही था। मैंने रीना से भी कहा कि पिताजी के साथ ऐसा सलूक क्यों होता है और तुम लोग कुछ क्यों नहीं कहते? ये सब सुनकर रीना ने मुझे वही जवाब दिया जो मेरे पति ने दिया था कि ये माँ और पिताजी के आपस का मामला है। बेहतर यही है कि भाभी आप इससे दूर रहें, आपके लिए यही बेहतर होगा। अगर माँ को पता चला कि आप इस मामले में घुस रही हैं, तो हो सकता है कि उनका रवैया आपके साथ भी खराब हो जाए। रीना की बात सुनकर मैं एकदम खामोश हो गई। रीना सच में ठीक ही कह रही थी। अगर माँ मुझे ही अपना दुश्मन मान लेती तो हो सकता था कि वो मेरे साथ ससुर जी के जैसा सलूक करती, क्योंकि ससुर जी तो उनके पति थे, फिर भी वो उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। फिर मैं तो उनकी बहू थी। दोपहर के खाने के बाद मेरी सास को अचानक से बाजार जाना पड़ा। रीना की शादी की तैयारी की वजह से सासू माँ के हर रोज ही बाजार के चक्कर लग रहे थे। जब मैंने देखा कि घर में मेरे और ससुर जी के अलावा कोई नहीं है, तो मैंने खामोशी से सारा बचा हुआ खाना चूल्हे पर डाल दिया ताकि बासी खाना बचे ही ना और ससुर जी को बासी खाना नहीं खाना पड़े। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती होगी और इसका खामियाजा मेरे ससुर जी को ही भुगतना पड़ेगा। बाकी खाना चूल्हे पर डालने के बाद मेरा दिल आराम से हो गया और मैंने सारे बर्तन धोकर किचन में रख दिए थे और किचन साफ कर दिया था और रात का खाना पकाने में लग गई थी। मेरी सास, रीना और मेरी छोटी ननद को लेकर बाजार गई हुई थी। मैंने उनके आने से पहले ही रात का खाना भी बना लिया और घर भी साफ सुथरा कर दिया। मुझे पता था कि आज मेरे ससुर को वही खाना मिलेगा जो घर में सबके लिए पका है, क्योंकि अब तो खराब खाना देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन रात को खाने के वक्त मेरी आंखें हैरत से फट गईं जब मैंने अपनी सास को ससुर को खाना देते हुए देखा। ससुर जी के साथ ऐसा सलूक देखकर मेरे हलक से एक निवाला भी नहीं उठा और मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई थी। मेरे पति ने महसूस कर लिया था कि मैंने खाना नहीं खाया है, लेकिन वो सबके सामने चुप रहे और जब मैं कमरे में सारा काम खत्म करके आई तो वो मुझे अपने पास बुलाकर पूछने लगे कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया है। मुझे अपने पति पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कैसे अपने बाप के साथ ऐसा होते हुए बर्दाश्त कर सकते थे? अचानक ही मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे डर लगता है कि मेरा बेटा भी कहीं आप जैसा न हो, जो आपको एक एक निवाले के लिए तरसा दे। ये सुनकर मेरे पति हक्का बक्का रह गए कि मैं ये क्या कह रही हूँ। राहुल ने मुझसे कहा
कि मेरा दिमाग तो ठीक है, ये किस तरह की बातें कर रही हो? मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मैंने राहुल की तरफ देखा और रोते हुए कहा कि जब आप अपने बाप के साथ ऐसा होते हुए बर्दाश्त कर सकते हैं और उस पर होने वाले सारे जुल्म को देखकर भी अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, तो भला आपकी औलाद आपके साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती? ये सुनकर राहुल ने मुझे कहा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम खामोशी से सो जाओ। जब किसी चीज के बारे में पता ना हो तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। राहुल अपनी बात पूरी करके सोने के लिए लेट गए, लेकिन मेरे दिल में तो जैसे आग जल रही थी। मुझे ये सोच सोच कर हलक उठ रहा था कि अगर भगवान ने हमसे इस बात का हिसाब लिया तो हम क्या जवाब देंगे? और अगर मेरी औलाद भी राहुल के साथ यही करेगी तो तब राहुल क्या करेंगे? क्योंकि कर्मों का फल तो इसी दुनिया में मिल जाता है और जो कुछ हम बोएंगे वही काटेंगे। मैंने सारी रात करवटें बदल बदल कर ही बिता दी। मुझे सुकून नहीं आ रहा था। जब से मैंने रात के खाने पर ये मंजर देखा था, मेरी सास ने मेरे ससुर को प्लेट में 2 कच्ची सब्जी और कच्चा आटा डालकर सामने रख दिया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। साथ ही वो मेरे ससुर को बहुत ज्यादा भला बुरा भी कह रही थी और बाकी सब बच्चे आराम से अपना अपना खाना खाने में ऐसे व्यस्त थे जैसे घर में कुछ हुआ ही न हो। साथ ही वो अपने पति को ये भी कह रही थी कि तुम्हें ताजा खाने का बहुत शौक उठा है, तो ये लो बिल्कुल ताजा ताजा खाना खाओ। तुमने जानबूझकर बासी खाना चूल्हे पर डाला, अब तुम्हें इसी से पेट भरना पड़ेगा। मेरे ससुर इस वक्त बेबस थे। खाना उन्होंने नहीं, बल्कि मैंने चूल्हे पर डाला था और अब इस बात की सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही थी। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी सास को इस वक्त ये बात बताती कि ये बासी खाना मैंने ही चूल्हे पर डाला है, लेकिन मेरे अपने हलक से भी एक निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। जैसे तैसे मेरी रात गुजरी थी और सुबह होते ही मैं कमरे से निकली तो मेरे सामने ही आंगन में मेरे ससुर जी उसी टूटे हुए पलंग पर पूजा कर रहे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। जैसे ही उनकी पूजा खत्म हुई तो वो मुझे देखकर पूछने लगे कि क्या बात है बेटी, आज इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? ये सुनकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आने लगे और मैंने उन्हें बताया कि बासी खाना मैंने ही चूल्हे पर डाला था ताकि आपको बासी खाना खाना ना पड़े, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस काम की वजह से वो खाना ही नहीं खा पाएंगे। मैंने उनसे माफी मांगी थी। मेरे ससुर ने मेरे हाथों को उनके आगे से हटा दिया और कहने लगे कि बेटी, इसमें माफी की क्या बात है, तुम तो मेरे लिए अच्छा ही सोच रही थी, लेकिन मेरे नसीब में यही सारी उम्र खराब खाना ही लिखा है। आज मुझे इस बात पर भी बहुत ज्यादा हैरत हो रही थी कि इतनी ठंड के मौसम में मेरे ससुर खुले आसमान के नीचे पलंग पर क्यों सो रहे हैं, जबकि मेरी सास अपने कमरे में आराम से सो रही थी। मैंने अपने ससुर से हिम्मत करके पूछ ही लिया कि पिताजी, आखिर ऐसी क्या बात है कि आपकी औलाद को भी आपकी इस बात का एहसास नहीं और माँ भी आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करती है? घर में सब ताजा खाना खाते हैं, लेकिन आपको 2 दिन पुराना सड़ा हुआ खाना ही क्यों दिया जाता है? ससुर जी मेरी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे कि मुझे खुशी है कि मेरी बहू को मेरा इतना ज्यादा ख्याल है, लेकिन तुम्हारी सास मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करती और न ही मेरे बच्चे बुरे हैं, बल्कि मैं वही सब कुछ भुगत रहा हूँ जो मैंने बोया है। अपने ससुर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों से कोई शिकायत नहीं थी, जबकि उनकी हालत देखकर तो मेरा अपना दिल जलता था। ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी और अभी तक कोई अपने कमरे से नहीं निकला था। मैं शॉल लपेटे अपने ससुर के पास ही बैठी थी जब वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब कुछ बताने लगे, जिसे जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ससुर ने मुझे बताया कि जब उनकी मेरी सास से शादी हुई तो उन दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था। मेरी सास एक 16 साल की उम्र की लड़की थी, जबकि मेरे ससुर 32 साल के थे। मेरे ससुर बताने लगे कि उनकी माँ ने जानबूझकर उनकी शादी बहुत ज्यादा देर से करवाई, क्योंकि वो घर में अकेले कमाने वाले थे और 6 बहनों के एक ही भाई थे।
उनकी माँ ने पहले उनकी कमाई से पूरा घर बनाया और अपनी बेटियों के रिश्ते तय किए। इसके बाद ही उनकी शादी मेरी सास से करवाई। मेरे ससुर की माँ ने जानबूझकर एक कम उम्र की लड़की से उनकी शादी कराई ताकि वो उसे दबाकर रख सकें। मेरे ससुर ने बताया कि जब मेरी सास शादी होकर उनके घर आई थी तो वो पहले ही दिन से अपनी सास की नौकरानी बन गई थी। उनकी सास उन्हें खाना खाने तक नहीं देती और सारा खाना अपनी बेटियों के घर भिजवा दिया करती, और मेरी सास के हिस्से में हमेशा बचा कुचा और सड़ा हुआ खाना ही आता था। लेकिन मेरी सास ने कभी उफ तक नहीं किया और मेरे ससुर ये सारे जुल्म देखकर भी अपनी माँ की खातिर खामोश रहे। मेरी सास सिर्फ 17 साल की थी जब उनके घर राहुल पैदा हुए। पेट भर के खाना न मिलने की वजह से मेरी सास की हालत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी घर की सारी जिम्मेदारी उनके सर पर ही थी। मेरे ससुर की सारी बहनें आकर उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करतीं। मेरे ससुर की बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी बीवी को एक वक्त का अच्छा खाना भी नहीं खिला सकते थे, जबकि उनकी बहनें जब रहने के लिए आतीं तो उनके लिए अच्छे से अच्छे पकवान बनते थे और मेरी सास सारा समय रसोई में ही काम करती रहती और आखिर में उनके लिए खाना खाने के लिए एक निवाला भी नहीं बचता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी सास कभी मेरे ससुर से कोई शिकायत नहीं करती थी। लेकिन राहुल के साथ पैदा होने वाला उसका जुड़वा भाई खराब सेहत की वजह से पैदाइशी मुर्दा हुआ, जिसकी वजह से मेरी सास की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो पूरे तरीके से बिस्तर पर पड़ गई। जब तक वो काम करने के काबिल थी तब लोगों ने उन्हें पूरी तरह इस्तेमाल किया, लेकिन जब वो काम करने के काबिल नहीं रही तो राहुल की दादी ने मेरी सास को एक कमरे में डालकर छोड़ दिया और उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता था। मेरे ससुर की 6 बहनें मेरे ससुर की कमाई पर मौज कर रही थी, जबकि उनकी अपनी पत्नी दिन भर भूखी रहती थी। दिन ब दिन मेरी सास बीमार होती चली गई। इस शहर में उनका कोई भी नहीं था, क्योंकि वो दूसरे शहर से शादी करके आई थी। उनके माँ बाप ने भी पलटकर अपनी बेटी को नहीं पूछा था। इसके बाद मेरी सास ने 2 और बेटियों को जन्म दिया। उनकी हालत पहले से भी और ज्यादा खराब हो गई। एक दिन राहुल की दादी ने मेरी सास पर झूठे इल्जाम लगाए और मेरे ससुर को मजबूर कर दिया कि वो राहुल की माँ को तलाक दे दे। इस तरह उन्होंने मजबूर होकर राहुल की माँ मतलब कि मेरी सास को तलाक दे दिया। अपने ससुर की ये बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे सास ससुर अब पति पत्नी नहीं रहे। ये बात तो मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। अपने पति से तलाक लेने के बाद भी मेरी सास को मजबूरन इसी घर में रहना पड़ा। वो पहले नौकरानी जैसी जिंदगी गुजार रही थी, अब तो उनकी हैसियत मिट्टी के बराबर भी नहीं रही थी। उन्होंने बहुत बुरे हालातों में अपनी जिंदगी की शुरुआत की और फिर देखते ही देखते कुछ सालों में मेरे ससुर की माँ की मौत हो गई। मेरे ससुर रिटायर हो गए तो उनकी बहनें भी सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो गई, क्योंकि अब उनके भाई के पास पैसा नहीं था जिस पर वो मौज कर सकें। इतने सालों में राहुल काफी बड़ा हो गया था और उसने अपनी माँ पर होने वाले सारे जुल्मों को अपनी आंखों से देखा था। मेरे ससुर के रिटायर होने के बाद राहुल ने नौकरी शुरू कर दी और यूं छोटी मोटी नौकरियां करके उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के खर्चों को भी चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर में राहुल और उसकी माँ का पलड़ा भारी हो गया और मेरी हैसियत वही हो गई जो राहुल की माँ की थी। वक्त का पहिया बहुत तेजी से बदलता चला गया था और हालात पूरी तरह से बदल गए थे। अब मैं मजबूर हो चुका था कि मैं राहुल की माँ के रहमो करम पर पल रहा हूँ। मुझे पूछने वाला अब कोई नहीं था। हम दोनों की तलाक हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल की माँ इसी घर में थी। वो पहले इसके लिए मजबूर थी और इस घर में रहती थी, और अब ये मेरी मजबूरी बन चुकी थी कि मैं उसे इस घर से जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर वो चली जाती तो मैं अकेला रह जाता, और इस बड़े से घर में अकेला क्या करता। मेरी तो उम्र भी बहुत हो चुकी थी। मेरे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे थे और राहुल की माँ के दिल में भी मेरे लिए अब कोई हमदर्दी नहीं थी।
क्योंकि मैंने शादी के जितने साल भी उसके साथ गुजारे, उस पर कुछ रहम नहीं किया, बल्कि हमेशा अपनी माँ का ही साथ दिया। और मैं अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत करता था, और मैंने राहुल की माँ पर हमेशा अपनी बहनों को ही जरूरी समझा। मैं अपनी बहनों को पैसा नहीं दे पाया तो वो सबकी सब मुझे छोड़कर चली गईं। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए कितने जरूरी है। अगर मैं अपनी पत्नी को उसका सही हक दे देता जिसकी वो हकदार थी, तो मैं भी अपने असल मकाम पर होता। मेरे बच्चे भी मुझसे मोहब्बत करते, मेरी इज्जत करते, जिसका नतीजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है। उसने सारी जिंदगी एक एक निवाले के लिए गुजारी है, और आज वो मुझे भी वही तकलीफ दे रहे हैं जिससे वो गुजर कर यहाँ आए। और मैं भी यही सोचकर तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूँ कि हो सकता है इसी तरह मेरी माफी दुनिया में ही हो जाए। मैंने अपनी पत्नी के साथ कैसे इतना बुरा बर्ताव किया? मेरे ससुर अपनी सारी जिंदगी की बात बताकर चुप हो चुके थे, लेकिन मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा था, सब अपने अपने कमरों से निकलने लगे थे। मैं अपनी आंखें साफ करके किचन में आ गई थी। एक नया दिन शुरू हो चुका था। उस नए दिन में मेरे ससुर अपने किए पर शर्मिंदा थे, और अब मुझे यही कोशिश करनी थी कि आने वाले समय में किसी तरह उन्हें माफी दिला सकूं। भगवान भी अपने भक्तों के 1000 पापों को माफ कर देता है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। हम इंसान क्यों दूसरे इंसान की गलतियों को माफ नहीं कर सकते? अब जबकि मेरे ससुर को अपनी गलतियों का पूरे तरीके से एहसास हो चुका था, तो मैं चाहती थी कि मेरी सास भी उन्हें माफ कर दे। उनके बीच पहले जैसा रिश्ता तो नहीं था, लेकिन उनके बीच उन दोनों के बच्चे थे, जिनके बेहतर भविष्य के लिए ये जरूरी था कि घर के बड़ों को इज्जत दी जाए। लेकिन सब जानते हुए भी चुप रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ये हकीकत है कि जो पति जवानी में अपनी पत्नी को इज्जत और वो हक नहीं देते, उनको बुढ़ापे में रुसवाई उठानी पड़ती है। मैं नहीं जानती थी कि मेरे कहे गए शब्द मेरे पति के दिल में उतर जाएंगे, और उनका दिल अपने बाप के लिए नरम पड़ जाएगा। अब सबसे मुश्किल काम तो सास को समझाना था, जिसमें मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया और अपने पिता को मुकाम देने में कामयाब रहे। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या सच्चाई जानकर मैंने ससुर को उनका असल मुकाम दिलाकर सही किया या गलत? क्या मुझे ससुर जी को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए था? क्योंकि उन्हीं की वजह से एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां दिमागी परेशानी का शिकार थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपके पास तुरंत पहुंचे। फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।